तो समवर्ती सूची भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में लगा दे रहा हूं, और संयुक्त अधिवेशन, इसमें यही दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों पे ही स्टार सिर्फ लगा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं जर्मनी के संविधान से केवल एक प्रावधान जो आप पहले ही जान चुके हैं। जर्मनी के संविधान, यहां से हमने लिया है क्या, आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव, मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव, मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव, ये हमने कहां से लिया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये भी हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। एक ही प्रावधान है और ये प्रावधान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, यहां से सबसे महत्वपूर्ण केवल एक ही पूछा जाता है जो भाग 4 में है। अब आप इशारा समझ गए होंगे कि हम आयरलैंड के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व यहां से लिया गया है। क्या लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि किस प्रकार से होगी, जो आर्टिकल 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि किस प्रकार होगी, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, अनुच्छेद 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन करता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यही है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से। लेकिन निर्वाचन विधि को भी फ्रेंड्स यहां पर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं आपको सोवियत संघ यानी कि रूस। सोवियत संघ यानी वर्तमान का जो रूस है, यहां से हमने क्या लिया है, सबसे पहला प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, यानी कि मूल कर्तव्य। क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य को लिया गया है। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। आयोग ने कम से कम 3 बार या 4 बार सवाल पूछा है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इन 3 प्रकार के न्याय को भी सोवियत संघ से ही लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को भी यहीं से लिया गया है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी क्लियर, जर्मनी का संविधान क्लियर, आयरलैंड भी क्लियर और सोवियत संघ यानी कि रूस भी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है भाई, अगर फ्रांस के संविधान की बात किया जाए तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन गणतंत्रात्मक व्यवस्था और साथ ही साथ प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे आदर्श को, फ्रेटर्निटी जैसे आदर्श को भी यहीं से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, वही मनोनयन ही, कुणाल सिंह, वो मनोनयन वाली ही बात है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में अगर मैं बात करूं, उसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व जैसे आदर्श को भी लिया गया है, एवं बंधुत्व जैसे
आदर्श को भी लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना के स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व जैसे आदर्श को भी यहां पे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। क्या पूछा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया और साथ ही साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन नहीं, नामांकन तो मनोनयन वाले में आ जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और सबसे अंतिम बिंदु बताकर ये टॉपिक समाप्त कर रहा हूं, जो है जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधान को यहीं से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन यहां भी एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं। अगर कभी एग्जामिनेशन में पूछ ले कि भारत में किसी भी नागरिक को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो यह प्रावधान, हमने जापान, यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो यह प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जैसे हमने न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम से लिया है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया है। आपात उपबंध हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है, लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों को हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। ठीक उसी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधान को, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के प्रावधान को हमने जापान के संविधान से लिया है। लेकिन किसी भी नागरिक को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। इस बात का पूरी व्याख्या के साथ विवरण में तब करूंगा जब मैं आर्टिकल 21 यानी कि मूल अधिकार पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से तीनों, न्यायपालिका भी बाध्य है सलाह देने के लिए। सर जी, गुलशन द्विवेदी जी ने एक सवाल किया है कि न्यायपालिका भी बाध्य है सलाह देने के लिए। तो आपको मैं बता देता हूं, हमारे संविधान इस बात पर मौन है कि क्या न्यायपालिका भी बाध्य है या नहीं, लेकिन फिर भी यह माना गया है प्रचलन में कि जब कभी भी कार्यपालिका के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायपालिका से कोई सलाह मांगी जाएगी, अगर वह सलाह संवैधानिक सलाह होगी तो न्यायपालिका इस बात के लिए बाध्य है कि वह अपनी सलाह दे। अगर वह संवैधानिक सलाह नहीं होगी तो वह इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह उसकी सलाह माने। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप पॉलिटिक्स से संबंधित कोई सवाल आप हमसे पूछते हैं, नहीं गुलशन द्विवेदी, 3 प्रकार की सूचियां या संघ सूची, राज्य सूची, जो 3 लिस्ट की बात की गई है, यह भारत शासन अधिनियम में है। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य और केंद्र की क्या शक्ति होगी, यह प्रावधान आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यह बारीक सा अंतर है गुलशन द्विवेदी जी। और दूसरा ही आपका ही शायद गुलशन द्विवेदी ये सवाल है कि न्यायपालिका भी बाध्य है सलाह देने के लिए या नहीं, उसी की मैं व्याख्या कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कार्यपालिका के द्वारा जब कभी भी न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह मांगी जाएगी, अगर वह कानूनी सलाह होगी तो वह देने के लिए बाध्य है, अगर कानूनी सलाह नहीं है तो वह देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे अगर आप इस क्लास को करते हुए हमसे कोई पॉलिटी से सवाल पूछते हैं, कोई पॉलिटी का डाउट को क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम आपका जवाब देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन आप अगर हमसे यह पूछें कि हमारे बगल में एक पड़ोसी रहता है, वह जौनपुर का है, उसके बगल में हम रहें या न रहें,
तो हमसे क्या मतलब भाई, वो आपकी इच्छा की बात है, आप रहिए या न रहिए। इस मामले को हम सलाह दें या न दें ये तो हमारी मर्जी की बात होगी। लेकिन अगर आप पॉलिटी से जुड़े हुए मुद्दे का कोई सवाल हमसे पूछेंगे तो ये मेरा नैतिक दायित्व है मैं उसको बताऊं, क्योंकि मैं इसको पढ़ाने के लिए आपके सामने नियुक्त किया गया हूं और मैं आपके सामने हूं और मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार है, हमारे संविधान का जो कस्टोडियन है, अभिरक्षक है, अभिभावक है, यानी कि हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, वह सुप्रीम कोर्ट है, वह न्यायपालिका है। अतः जब मामला संवैधानिक मामलों का होगा, जब मामला कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, तो भारत का न्यायपालिका राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई किसी भी कानूनी सलाह या संवैधानिक सलाह को देने के लिए बाध्य होगा और अन्य मामलों में वह इनकार कर सकता है। एक सवाल और पूछ लीजिए हमसे आप कि आज तक क्या न्यायपालिका ने ऐसा प्रयोग किया है, कभी ऐसा हुआ है कि उसने कार्यपालिका को सलाह देने से इनकार किया हो? आंसर है यस, ऐसा किया गया है। आपको पता है 1992 में बाबरी मस्जिद का केस आया था, अयोध्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और बाबरी मस्जिद के मामले में जब कार्यपालिका ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार कर दिया था। क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो इस प्रकार से 3 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये कायदे का कोई पॉलिटी का टॉपिक है नहीं, लेकिन सवाल आता है। अगर ये तीनों टॉपिक मैं आपके भरोसे छोड़ दूं, क्या पता आप ना पढ़ें। और सवाल जैसे कि यूपी पीसीएस 2022 में 3 सवाल आए थे आपको, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया यहीं से 3 क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस 2022 में आए थे, अगर आपने पेपर दिया होगा तो ये काम भी मैंने आप पर नहीं छोड़ा, बल्कि खुद ही पढ़ाकर क्लास में तैयार कराने का प्रयास किया। बात एकदम स्पष्ट हो गई। एक बार में शॉर्ट रिवीजन पूरे के पूरे अनुसूचियां, भाग और स्रोत का करता हूं, फिर आपको ले चलता हूं आखिर किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। अनुसूचियां 12 एक साथ जल्दी से बोलता हूं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया, जबकि 12वीं अनुसूची को 74वें यानी कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। यहां तक मामला साफ। प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, द्वितीय अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण। लेकिन किन 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का शपथ ग्रहण नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कहां है? आर्टिकल 60। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कहां है? आर्टिकल 69। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कहां है? आर्टिकल 159। क्लियर? अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 10 राज्यों की अनुसूची जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व अन्य उपबंध। अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मणिपुर नहीं है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 7 में कितनी सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन एक सूची और भी है जिसका नाम है अवशिष्ट सूची, और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को। और यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। संघ सूची में कौन कौन सा विषय है? रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक, बैंकिंग, निगम कर, रेलवे, ये सब कहां है? संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में क्या है? स्वच्छता, भूमि सुधार, कृषि, गैस, पुलिस, रेलवे पुलिस, प्रति व्यक्ति कर। समवर्ती सूची में क्या है? विवाह, विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, गोद लेना, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया, शिक्षा और वन। ये विषय मैंने आपको क्लास में याद कराया था। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब जोड़ी गई। 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी को। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में। 19वीं 20 और उसके बाद 16, 17, 18 के रूप में किसे जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को।
किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, 1992 के माध्यम से। उसके बाद किसे जोड़ा गया? बॉडमास को। बॉडमास बोले तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से, 2003 के माध्यम से। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। अनुसूची कंप्लीट। भाग 1 भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोबारा अगर किसी ने गलती किया तो माफ नहीं किया जाएगा। अनुसूची 1 राज्य और संघ शासित प्रदेश। भाग 1 भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ सरकारें। भाग 6 राज्य सरकारें। भाग 7 समाप्त हो गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में। भाग 8 संघ शासित प्रदेश। भाग 9 पंचायत। 9 का नगर पालिका। 9 का सहकारी समितियां। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। भाग 12 केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। दोनों सेम बातें बोल रहे हैं, अंतर बताइए। भाग 11 में प्रशासनिक और विधायी संबंध। भाग 12 में वित्तीय संबंध। यहीं से आयोग फंसाएगा आपको। भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य जो व्यवस्था कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भाग 14 संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं, यूपीएससी और पीएससी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस आयोग की आप। भाग 15 14 के बाद 15 नहीं आएगा, 14 का आएगा। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। क्या रखा गया है? अधिकरण। अधिकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइब्यूनल। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कौन वर्ग है वो? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित समूहों के लिए प्रावधान किया गया है। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 इमरजेंसी, आपात उपबंध। भाग 19 विविध यानी कि प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान। और भाग 22 हिंदी में प्राधिकृत पाठ, संक्षिप्त नाम और निरसन। ये है आपके अनुसूचियां और भाग। स्रोत में आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका का ढांचा। अमेरिका में आ जाइए। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, विधियों का समान संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार। यह प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, सर्वोच्च न्यायालय का न्याय परामर्श न्याय निर्णयन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ऑस्ट्रेलिया से भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन, और जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव, सोवियत संघ या रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन, और साथ ही साथ हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे आदर्श। नाउ कंप्लीट मूल प्रस्तावना, अनुसूचियां, भाग और स्रोत। तो आज हमारी चौथी क्लास है। 4 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया और इस प्रकार से कंप्लीट कर दिया, अगर आप खुद से लापरवाही नहीं करेंगे तो यूपीएससी तक के एग्जाम में कोई सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। एक बार कमेंट करके बताइए। 4 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपको। आज चौथा लेक्चर भी हमारा है।
और आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया मैंने भारत संघ व उसका राज्य क्षेत्र, और इसी को कई बार हम नाम दे देते हैं राज्यों का पुनर्गठन। दूसरा टॉपिक मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? अनुसूचियां। तीसरा टॉपिक मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? भाग। और चौथा टॉपिक मैंने क्या पढ़ा दिया? स्रोत। अब आपको लेके चलेंगे जो संविधान आप हमसे पढ़ने जा रहे हैं, इस संविधान का निर्माण एक झटके में, एक दिन में, एक रात में बन गया। क्या इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा? और किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया? तो कुल मिलाकर के हम संविधान सभा के गठन को पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी। कोई शब्द नहीं है आपके लिए, नहीं शब्द बहुत रहेंगे कहने के लिए, बस आपकी सफलता मिलती रहे तो हम अपने आप हमें शब्द मिल जाते हैं अपनी तारीफ के लिए। हमारी बस इच्छा और हमारा प्रयास, हमारी कोशिश यही रहती है कि आप जिस भी लक्ष्य में लगे हैं, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, जहां तक आप जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने में अगर रत्ती भर भी हमारी भागीदारी आपके कैरियर में हो गई तो शायद हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा काम होगा। चलिए, कुणाल सिंह, प्रियंका यादव, दयाशंकर और जितने भी साथी और जुड़े हैं, सोनम, स्वाति मिश्रा, सब लोगों को बहुत शुक्रिया अच्छे से क्लास को करने के लिए। और उम्मीद करते हैं, और इससे ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब इसका सवाल आपसे पूछूं और आपके जुबान पे सारे आंसर दिखे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, जैसे मैं पॉलिटी बोलता हूं, वैसे ही मेरे बच्चे पढ़ें और वैसे ही मेरे बच्चे बोलें। तब मुझे जाकर सुकून मिलेगा कि हमारी मेहनत जाया नहीं गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग बनाइए, संविधान सभा का गठन। चलिए भाई, हेडिंग बनाइए, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। आखिरकार जिस संविधान को आज हम पढ़ रहे हैं, इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? भारतीयों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय किस प्रकार से क्रमिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई, किसके किसके द्वारा की गई? अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को कब स्वीकार किया? भारत में एक संविधान सभा का गठन कौन से प्रावधान और कौन से मिशन के माध्यम से किया गया? कितनी सीटों के लिए भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था? उसमें से कितनी सीटें कांग्रेस को मिली, कितनी देशी रियासतों को मिली, कितनी मुस्लिम लीग को मिली, कितनी अन्य को मिली? और उसके पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कब संविधान सभा का गठन किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ, कब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, आखिरकार कितने दिनों के बाद, कितने पैसे खर्च होने के पश्चात, कितनी वाचनों के बाद आखिरकार भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उन तमाम बिंदुओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल सिंह। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं, एक नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार किया गया। एक हेडिंग बनाइएगा इसमें, भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग। भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। और दूसरा पॉइंट होगा, अंग्रेजों के द्वारा कब स्वीकार किया गया? अंग्रेजों के द्वारा कब स्वीकार किया गया? अंग्रेजों के द्वारा कब स्वीकार किया गया? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अगर भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। मांग की गई, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मांग किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं की गई थी, या कोई ऑफिशियली ये मांग नहीं हुई थी, एक अनौपचारिक रूप से मांग की गई थी। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और 1895 तक जब धर्म सुधार आंदोलन और शिक्षा का विकास भारत में चल रहा था, उस समय न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति बहुत तेज थी और न ही हमारे प्रभुत्व इतना तेज था कि अंग्रेजों के ऊपर कोई खास दबाव पड़ता, बल्कि उस समय तक अंग्रेजों का प्रभुत्व हमारे ऊपर काफी हावी था। इसलिए इस विधेयक के माध्यम से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा और न ही अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान दिया। दूसरी बात, अनिल का कुछ कमेंट है, जरा एक बार देखिए आप। और दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आगे चल करके 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग की। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, अगले पेज पे फिर हेडिंग बना दूंगा मैं। संविधान सभा के गठन की मांग की। इन्होंने नहीं, आगे चलकर मोतीलाल नेहरू ने भी इसकी मांग की। मोतीलाल नेहरू ने भी इसकी मांग की। नेहरू ने भी इसकी मांग की। और एक बात का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ये कथन अभी आगे आपको यूज करना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें सभी भारतीय होंगे। शब्द पे ध्यान रखिएगा, जिसमें सभी भारतीय होंगे। लेकिन यहां तक जितने भी प्रयास भारतीयों के द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए किया गया, इसका प्रभाव कोई खास नहीं पड़ा। लेकिन पहली बार जब इसका प्रभाव पड़ा तो आपको पता होना चाहिए, स्वराज पार्टी के माध्यम से, स्वराज पार्टी के माध्यम से 1934 में 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। क्या? संविधान सभा के गठन की मांग की गई। और आपको पता होना चाहिए, और इसी 1934 में ही एक वामपंथी नेता थे जिनका नाम आप जानते होंगे, M.N. राव। M.N. राव ने भी औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। अब आपको मैं ये बताता हूं कि सवाल क्या पूछा जाएगा। मैंने इसकी पृष्ठभूमि 1895 से शुरू की ताकि आपको यह पता चल पाए कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय सबसे पहले कब कब यह आवाज उठी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। लेकिन औपचारिक रूप से किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी पेपर के माध्यम से ऑफिशियली ये पहली बार मांग 1934 में होती है। इसलिए आयोग सवाल यहां से पूछता है, लेकिन मैं पृष्ठभूमि आपकी यहां से तैयार करता हूं क्योंकि इसकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी। तो आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस के माध्यम से या कब संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो आपको 1895 में नहीं जाना है,
आपको 1922 भी नहीं जाना है, आपको स्वराज पार्टी ही बताना है, क्योंकि औपचारिक रूप से ऑफिशियली और किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहली बार 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग की गई और 1934 में ही एम.एन. राव ने भी संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ये दो सवाल आपके यहां से बनेंगे। लेकिन अब आपको हमसे पूछना चाहिए कि भारतीयों के द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग 1895 से चल रही है और 1934 तक हम लोग पहुंच गए, जहां तक मुझे गणित आती है लगभग 40 साल बीत गए, और आखिरकार अंग्रेजों ने पहली बार कब भारतीयों के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया, ये तो हम जाने, बताते हैं। अंग्रेजों के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन को कब स्वीकार किया गया? सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा 1940 में 1940